हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो 18 जनवरी को पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कोई एक सही है, तो हम कोशिश करेंगे उसको एकदम सटीक करने की और सभी क्वेश्चनों का आसानी से हल भी देखेंगे, क्योंकि आप ये पता कर पाए कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है और क्यों है, वो भी बेहद आसान तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये सब इंस्ट्रक्शन है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। मैं इसको एक आसान शब्दों में भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसमें मेन इंस्ट्रक्शन ये है कि 1 से 40 प्रश्न तक जो होंगे वो रीजनिंग के होंगे और 41 से 60 20 प्रश्न होंगे मैथ के होंगे और भाषा के यानी कि हिंदी के 61 से 20 प्रश्न होते हैं, ठीक है। जो बच्चा हिंदी करता है वो हिंदी होते हैं और कुछ बच्चों का यहाँ पर इंग्लिश भी होता है, ठीक है। लेकिन ये हिंदी मीडियम है तो हिंदी के प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। समय और इसके बारे में जो भी चीजें हैं वो इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ सकते हो, आपको अच्छे से याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा पेपर देने से पहले। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने ये एग्जाम दिया और आप जानना चाहते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो हमारे चैनल पर वो अपलोड कर दी गई है, उसको भी आप जाकर वहां से देख ले कि आपका नंबर आएगा और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, उससे आप आइडिया थोड़ा सा लगा पाओगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर ऑप्शन भी लगे हुए हैं, हो सकता है कोई ऑप्शन गलत हो, तो आप उस तरह से ना देखें, मेरे साथ साथ समझते रहें। बाकी ज्यादातर ऑप्शन सही होंगे, लेकिन फिर भी आप उस तरह से ना रहे, मेरे साथ साथ करेंगे तो सीधे से समझ जाएंगे। यहाँ पर 1 से 4 तक प्रश्न दिए गए हैं और इसमें जो भिन्न है वो बताना है कि कौन सा सबसे भिन्न होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें जो सबसे भिन्न होगा उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन को देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, लेकिन आप देखोगे कि ये जो इसके अंदर लाइन है वो ट्रायंगल की साइड के जैसी है। मतलब ये देखो ध्यान से, इधर भी इस तरह से ही है, इधर भी इस तरह से ही है और इसमें सीधी लाइनें हैं, तो ये सबसे अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 मल्टीप्लाई के निशान है, 2 बिंदु है और एक प्लस है। 2 मल्टीप्लाई 2 बिंदु 1 प्लस, 2 मल्टीप्लाई 2 बिंदु 1 प्लस, 2 मल्टीप्लाई 1 बिंदु 1 प्लस। तो चारों में सभी ऑप्शन तो मतलब चारों के अंदर जो दिया गया है वो तो समान है, लेकिन अलग कैसे हो सकते हैं वो देखेंगे ध्यान से, उस चीज को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई के जो निशान है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ एक ही साइड में है, यहाँ भी एक ही साइड में, यहाँ भी एक ही साइड में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ये इधर की साइड है और ये घूमकर फिर इधर की साइड आ गया, इस वाले में इधर की साइड आया और इसमें घूम के इधर की साइड आ गया। तो ये यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन इसमें इस तरह से है नहीं, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें 4 आकृति दी गई है, यहाँ पर षटकोण है, पंचभुज है और 2 ट्रायंगल जोड़े गए हैं और एक वर्ग है, ठीक है। सारी आकृति भुजा वाली है, ये बात आप समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप देखेंगे 4 भुजाएं हैं, 4 ही शीर्ष हैं। इसको देखें तो यहाँ पर 6 भुजाएं हैं और 6 ही शीर्ष मतलब कोने हैं, और यहाँ पर 5 भुजाएं हैं, 5 ही शीर्ष हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं और 1 2 3 4 5 6 शीर्ष हैं। या तो आप ऐसे समझे, या आप इसमें और भी किसी भी तरह का लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें और भी लॉजिक हो सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इसमें सीधी सीधी भुजाएं हैं, इसमें सीधी सीधी भुजाएं नहीं है। तो आप जो भी लॉजिक लगाना चाहो लगा लीजिए, इसका यह आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें देखिए बच्चों, 3 तीर हैं, 3 ही तीर हैं, 3 ही तीर हैं, यहाँ पर भी 3 ही तीर हैं, लेकिन तीर के नीचे यहाँ पर इस तरह के निशान बने हुए हैं और जबकि इसमें नहीं बने हुए हैं, तो ये इस तरह से आपका अलग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये ध्यान से देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता दूंगा कि इसमें करना क्या है, आप जल्दी से उसको कर पाएंगे। देखिए 5 से 8 बाएं, इधर एक क्वेश्चन दिया गया है, इधर भी एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें यह बताना है कि जो प्रश्न चित्र है वो किस उत्तर आकृति में दी गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये प्रश्न चित्र है, ये उत्तर आकृति है, तो ये बताना है, ठीक है। और बताकर अपने बुकलेट में सर्कल करना है। तो इस तरह की आकृति सीधी सीधी देखने को मिलती है, देखिए यही है और कोई होगी नहीं, तो ये तो साफ साफ है, इसमें तो कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ इधर देखना और इधर देखना, जो मैच खा जाए वो हमारा आंसर होगा। इसका देखिए छठे का आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये यहाँ पर ये ऊपर आ गई, ये नीचे है, ये उलट हो गई, ये भी ऊपर हो गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए ध्यान से बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह क्या करती बच्चों, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 8 में सेम इसके जैसी आकृति बच्चों ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 9। ध्यान से देखिए क्या करना है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर प्रश्न आकृति में एक कॉलम, मतलब 4 पार्ट में से एक पार्ट को खाली छोड़ दिया गया है और उस खाली पार्ट में हमें बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। ध्यान से देखिए, जब हम इस आकृति को यहाँ से ढूंढ के यहाँ लगाएंगे तो इस तरीके से इसमें ये लाइनें जो वर्ग बनाएगी, स्क्वायर बनाएगी, वो उस तरह से होनी चाहिए। इसमें है नहीं, इसमें ऊपर की साइड है, इसमें भी ऊपर की साइड है, इसमें भी ऊपर की साइड है, तो इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। ये तो होगी नहीं, आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें जब हम ये देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक साइड बनेगी, वो भी तीनों में है, लेकिन इसमें इस तरह की साइड नहीं है ये वाली, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीन स्क्वायर बने हैं, यहाँ पर 3 बने हैं, यहाँ पर 2 बने हैं, तो ये भी कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में आप देखेंगे तो इस तरह क्या करती है, यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा एक, और एक सीधी रेखा आएगी, और ये जो डॉट है वो अंदर की साइड आएगा। इसमें डॉट बाहर है, इसमें भी बाहर है, इसमें भी बाहर है, इसमें अंदर की साइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ध्यान से देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो हमें इसको तो पूरा ही करना है बच्चों। यहाँ पर ये जाएगा कहाँ, यहाँ तक जाएगा बच्चों, यहाँ तक ही जा रहा है, तो मैं देखता हूँ इसको, यहाँ तक पहुंचाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा ये, और उसके बाद उस ध्यान से देखिए इसमें इस तरह का निशान भी आएगा एक तिरछा, तो इस तरह का निशान भी होना चाहिए, और ये तिरछा निशान ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, इसमें है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये डार्क कर दिया गया है, तो इधर भी एक डार्क होगा, क्योंकि ये इसके जैसी आकृति है, मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब मान सकते हैं इसे, तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, तो हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है, तो यहाँ पर ये डार्क सर्कल देखना होगा, ये जिस तरह से है उस तरह से ही उसमें ये इस तरह से जाएंगी दूर दूर। ठीक है, 3 पट्टियां हैं, तो 3 पट्टियां इसमें है और इसमें ही डार्क सर्कल है, इसमें 2 पट्टियां हैं वो भी उल्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सॉरी, 12 के बाद 17 नहीं आएगा बच्चों, 12 के बाद 13 आएगा। ये इसकी बुकलेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ये देखिए 13 पर आ गए हैं बच्चों। ये 13 से 4 तक फिर उस तरह से क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये प्रश्न चित्र है, प्रश्न चित्र में 3 संगत है और इसके आगे जो बनेगी वो हमें बतानी है, तो इसमें 4 में से कोई एक हमें उठाना है। ठीक है, इसमें कोई भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, अपना अपना लॉजिक अलग हो सकता है बच्चों। इसमें मैं डॉट से कोशिश करता हूँ, ये जो डॉट सर्किल है इसको देखते हैं, ये देखिए ऊपर चला गया, फिर उसके ऊपर चला गया, तो अब ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर ये देखा जाए तो सिर्फ इसी में है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें देखते हैं बच्चों यहाँ पर मैं साइड गिनता हूं, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए यहाँ पर ये कितनी लाइनें हैं, इसमें 1 2 3 4 5, 5 लाइनों से 4 लाइनें बनी, 4 से बन गई 3, 3 से बननी चाहिए 2, और 2 लाइनें सिर्फ इसी में है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये इस तरह की आकृति है, लेकिन इसकी 3 की जो इसमें कट है वो 2 हो गए, इसमें कट 1 हो गया, और साथ ही साथ ये रोटेट भी हो रही है। इस तरह से थी पहले, फिर इस तरह से हो गई, फिर इस तरह से हो गई, अब ये इस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से या तो ये है या ये है, या बस ये दोनों ही है, लेकिन इसमें देखिए 3 कट 2 कट 1 कट, तो इस बार एक भी कट नहीं होगा, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। 16 में देखिए पॉजिटिव निशान, ये इस खाने में चला गया यहाँ पर, फिर उसके आगे इसमें चला गया, तो अब इस बार ये आगे की तरफ यहाँ आएगा और यहाँ सिर्फ ये इसी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 17। ये रीजनिंग के प्रश्न हम पहले कर रहे हैं, मैथ को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने की, जिससे आपको वक्त कम लगे और अपने आप आसानी से आप आंसरों को चेक कर सकें। यहाँ पर देखिए ये, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। 17 से 20 2 सेट दिए गए हैं, एक ये है, एक ये है, प्रश्न चित्र उत्तर चित्र, और इसमें एक खाली स्थान छोड़ दिया गया है। इस चित्र का संबंध इससे है, ठीक उसी तरह दूसरे सेट से तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करता है।
ये हमें इसमें ये दिया गया है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। देखिए इसमें दो इस तरह से पट्टी को एक पट्टी बनाया गया है और डार्क को डार्क हटा दिया गया है, खाली सर्कल लगा दिया गया है छोटा सा। तो इसमें भी इस पट्टी को एक बना दिया जाएगा और डार्क को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप ये देखें कि ये इसका साइड इधर को है तो ये 90 पर घूमी, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये देखिए इस तरह से, तो घड़ी की विपरीत दिशा में जब घूमेगी तो घड़ी की विपरीत दिशा इधर को चलेगी, ठीक है। तो ये इधर को जाए, इधर को है तो ये इधर को हो जाएगा और इधर को ये इसमें है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए तीन आकृति है और तीनों को ये सब जो तीन जो हमें दी गई है, ये वाली इसके अंदर है और ये इसके अंदर है। तो ये इसके अंदर आएगी और ये इसके अंदर आएगी। तो सबसे बाहर क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। सर्किल बाहर इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन जो ट्रायंगल है देखिए ध्यान से, ट्रायंगल इसके अंदर गया तो ये इसके अंदर जाएगा, मतलब जो स्क्वायर है वर्ग है वो ट्रायंगल के अंदर जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए इस तरह से थी 90 को ऊपर घुमाया तो ये इस तरह से आप किसी भी तरह से देख सकते हो किसी भी जगह को। तो मैं मानता हूं मैंने इस वाली लाइन को देख लिया या मैंने इसको देखा, ये अंदर ट्रायंगल बनाया, ये इस दिशा में है तो ये इस दिशा में जाएगा ऊपर की साइड। ऊपर इसमें बना है, सॉरी ये मुझे 90 डिग्री पे घुमाना है। तो जब मैं इसी इधर घुमाऊंगा तो ये ऊपर की साइड बनेगा, लेकिन ये पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। देखिए ना, आप इधर से इधर हुआ, ये इधर है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये किधर को भी आप घुमा देंगे, जब इसको इधर से इधर घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये ट्रायंगल उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ से बिल्कुल सेम है, बस इन्होंने इनकी दो साइडें बदल दी गई है और डार्क को सर्किल कर दिया, मतलब डार्क को बिना डार्क कराया है और बिना डार्क को डार्क बना दिया है। तो उसमें ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें यह दिया गया है कि जो दी गई आकृति है वो इनमें से किस में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यही दिया गया है, एक बार मैं देख लेता हूं। इसमें चार उत्तर दिए गए हैं। दाईं ओर चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। सॉरी बच्चों, इसमें जो इस चित्र को पूरा करेगा वो इसमें से हमें देखना है, जो जिस तरह से भी ये चित्र पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये चित्र पूरा होगा तो इसको मुझे यहाँ ये एक लाइन पूरी खींचनी पड़ेगी और इस तरह से ये बनता हुआ नजर आएगा। तो हमारा यह आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में जब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा पूरा करने के लिए पूरा बनेगा और इस तरह से ये हमारी लाइनें खींचती आएगी। तो ऊपर सिर्फ यही लाइन है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है बच्चों। आप इसको हमारे चैनल पर देखोगे तो आपको पिछले कई सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें देखिए जब मैं इसको पूरा करूंगा तो इस तरह का एक सर्किल आएगा और ये अंदर की साइड इस तरह से जाएगा, अंदर की साइड बच्चों। और अंदर की साइड देखिए ये सिर्फ इसी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए जब मैं इसको पूरा करूंगा, पूरा करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से तो ये बनेगी ही बनेगी। उसके बाद जिस तरह से आकृति होती है ठीक उसी तरह से हम बना देंगे, तो ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हर पार्ट को चार चार क्वेश्चनों में डिवाइड किया गया है। तो ये रीजनिंग का 7वां भाग है, 10 चैप्टर है, 10 में से चार चार क्वेश्चन आते हैं, तो चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा इसमें देखना है। तो दर्पण को आपको मैं बता दूं, एक सबसे आसान ट्रिक ये होती है कि अगर हम दर्पण में किसी चीज को देखते हैं तो जो जितनी दूर होती है वो उतनी ही दूर हमें दिखाई देती है और जो जितनी नजदीक होती है वो उतनी ही नजदीक हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये इधर की साइड से ही आता हुआ हमें बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये इसके नजदीक आएगा और फिर ये दूर जाएगा। तो ये सिर्फ इसी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसे देखिए ये बिल्कुल इधर पहुंच जाएगा। तो इधर किस में पहुंचा हुआ है, इसमें या इसमें। लेकिन आप ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऐसा ही रहेगा, ये इसके नजदीक आ जाएगा और ये पहुंच जाएगा दूर। ये यहाँ पे तो बीच में है, ये तो मतलब ही नहीं बनता। ये दूर हो गया तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नजदीक है, तो दोनों होंगे नहीं। इसमें और इसमें आपको पहचान करनी है। तो आप ध्यान से देखिए ये इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें ये नजदीक वाला सीधा बना हुआ है एक ही तरह और यहाँ पर उल्टा हो गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 को। ये यहाँ पे देखिए तीर ऊपर की साइड आएगा, सब में ऊपर की साइड है, डॉट 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 दिखाई देंगे, डॉट 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 सभी में हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए दूर की साइड होगा, लेकिन ये उल्टा नजदीक बन गया है। तो ये अंदर की साइड है, तो ये इस पे ध्यान दीजिए बच्चों। एक तो
और एक ये तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस है तो देखना पड़ेगा क्या डिफरेंस हो सकता है इनमें। ठीक है, ये देखिए बाहर की, ये बाहर, ये जो सर्किल बना हुआ है लाइन से बाहर बना हुआ है, ये लाइन के अंदर है तो ये गलत हो जाएगा। ये लाइन के बाहर है, ये लाइन के बाहर है, उसमें भी लाइन के बाहर ही है, तो बाहर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इसमें जो कटिंग वाली है वो दिखाया गया कि इसको तीर की साइड में मोड़ा गया और फिर इसको काटा गया, तो कैसा ये बनेगा। तो आप देखिए इसमें सबसे करने का आसान तरीका ये होता है कि जिस तरह से मोड़ा गया उसको मोड़ दे और यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, फिर उसमें ये सर्कल करा। तो अब जब हम इसे खोलेंगे तो ये एक दर्पण आकृति बनाता है, दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जब इसको इधर की साइड खोलेंगे तो इसके जैसा इधर बनेगा, और फिर इसको ध्यान से देखिए बच्चों, उसके जैसा खोलेंगे तो नीचे की साइड में, तो ये ऐसे बनाया फिर ऐसे मोड़ा ना, तो ये 4 सर्कल आ जाएंगे इसमें। इसको मोड़ेंगे इधर फिर इधर, तो जब इसको इधर खोलेंगे तो 6 सर्कल बनेंगे, 3 ऊपर और 3 ही नीचे, मतलब 3 इसके जैसे साइड में बनेंगे, तो 3 ऊपर 3 इसके जैसे साइड में बनेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। इसको ऐसे मोड़ेंगे फिर ऐसे मोड़ेंगे और फिर कट करेंगे, तो जब इसको हम खोलेंगे इधर की साइड में तो ये कट हमें ये वाला यहाँ दिखाई देगा दर्पण में, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। फिर उसके जैसा हम इसको तिरछा करके खोलेंगे तो जैसा नीचे वैसे ही उधर कोने में जाएगा, तो 4 बनेंगे लेकिन आसपास ये बन जाएगा। इसमें देखिए बच्चों, जब मैं इसे इधर को खोलूंगा तो ये गोल हो जाएगा, और फिर जब नीचे को खोलूंगा तो एक और गोल हो जाएगा, तो ये इस तरह का हमारा बनता नजर आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें हमें करना क्या है कि ये इसमें मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। 4 टुकड़े दिए गए हैं, उत्तर चित्र, इसमें एक प्रश्न चित्र है, 4 उत्तर चित्र हैं। तो कटआउट इसमें हमें इनसे कौन सी आकृति बन सकती है, इनको जोड़ के वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले देखने का तरीका यह है कि इसकी हम जो आकृति है उसको गिन लेते हैं। गिनने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 4 इसमें आकृति है, तो इसको मैं आप जल्दी से इसको बता देता हूँ। इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, इसमें 3 आकृति है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें 35 में इसका आंसर डी हो जाएगा, आप जोड़ के देख सकते हैं यही बनेगा। और इसमें 36 में इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि जो प्रश्न चित्र है वो किस उत्तर आकृति में पाई गई है, ये हमें बताना है। तो ये देखिए इस तरह का, सिर्फ इसी में है ये गोल सर्कल, ये देखिए ध्यान से, इसमें नहीं है, इसमें है क्योंकि ये लंबा है। ये देखिए इसी में ही पाया जाएगा, ये तो आसान है, इसमें तो करके कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो इसमें दिखाई देता है वो इसमें दिखाई देगा, बस इतना हमें देखना है। तो ये आपका इसमें हो जाएगा। और ये इस तरह की आकृति देखिए आपको किस में दिख जाएगी बच्चों, ये रही इस तरह की आकृति, तो ये आपको इसमें मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो मैथ का पोर्शन है उस पर हम चलेंगे और उसको हल करके भी आपको दिखाएंगे। तो आप बिल्कुल सही तरीके से इसमें बने रहिए, आपको आसानी से मैं इसमें बता दूंगा सब क्वेश्चन को। ध्यान से देखते रहिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप अच्छे से समझ जाओगे। कोशिश करेंगे इसी में मैं आपको बता दूं, और अगर हमारे पास हमें जरूरत पड़ेगी किसी पेज को लेने की तो हम पेज को भी लेंगे और पेज पर उसे आसानी से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक साइकिल की के पहिए में कुल 24 तिल्लियां हैं, 2 संलग्न तिल्लियों के बीच का कौन है। अब देखिए जब हम साइकिल का पहिया बनाते हैं तो इस तरह का एक पहिया बनता है। ठीक है, जब इस तरह का पहिया बनेगा तो जब हम एक ही बिंदु के चारों ओर ऐसे घुमाते हैं तो कोण बनता है 360 डिग्री का, ये आपको पता है। और 24 टोटल तिल्लियां हैं, तो 24 से जब इसे हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद हम 24 से जब इसे काटते हैं तो 24 से कटता है 24 से कम 24 और 24 पंजा 120, तो ये 15 बार कटता है। तो एक मतलब जो 2 तिल्ली बनेगी इस तरह से, तो इनके बीच का एंगल 15 डिग्री होगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये बार ग्राफ दिया गया है, दंड ग्राफ। तो इसमें दिया गया है कि उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए। तो क्यू और आर के देखने हैं, तो क्यू का 6 हुआ और आर का 10 हुआ, तो टोटल हो गया 16। फिर पी का देखना और एस का देखना, पी ने 4 किया और एस ने 8 किया, तो टोटल हो गया 12। तो इन्होंने किससे ज्यादा देखना है, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 4 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शाम 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कोण बनेगा। तो आप देखते हैं कि जब हम घंटा बनाते हैं तो इस तरह से बनता है और 6 नीचे बना हुआ होता है। तो जब 6 बजते हैं तो ये सुई यहाँ पर होती है और ऊपर वाली जो मिनट की सुई होती है वो यहाँ पर होती है। तो जब इस तरह का कोण बनाते हैं तो इसको बोलते हैं सरल कोण या
ऋजु कोण या रेखीय कोण। तो इन यहाँ पर देखेंगे समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है, न्यून कोण 90 से कम और अधिक कोण 90 से ज्यादा 180 से कम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें ये भिन्न भिन्न आकृति दी गई है और बताया है, इसमें बताना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है। तो ये वर्ग हो या आयत हो, दोनों का ही जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग और आयत का, वो यहाँ पर हम कर लेंगे कच्चे कार्य के लिए जहां पर दिया गया है। तो दोनों का ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो आप लंबाई गुना चौड़ाई जब इसमें लगाएंगे तो इसको और इसकी गुना करेंगे पहली वाली आकृति की, तो मैं इसी में लिखता हूं 18 धाई 180 आ जाएगा। 14 की गुना करते हैं 196 आ जाएगा। 12 और 16 की गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, इसकी इसमें करेंगे हासिल लगेंगे 3, 16 कम 16 और 3 19 और 17 और 11 की करेंगे तो 17 कम 17 और 17 कम 17 और 1 18। तो आप खुद ही देख लीजिए कि किस आकृति का ज्यादा क्षेत्रफल है। तो आप देखेंगे कि इस बी आकृति का क्षेत्रफल ज्यादा है और कितना है वो 196 दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि 33/44 में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो। तो मैं मान लेता हूं 33/40 में से x घटा लेते हैं और कितना बन जाएगा 11/40। अब हमें x की ही वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा प्लस आएगा, इसको इधर लेकर आऊंगा तो माइनस आएगा। तो आएगा 33/40 माइनस 11/40 बराबर x, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नीचे एक जैसी संख्या है तो एलसीएम 40 ही आएगा, ऊपर जैसा है वैसे ही उसको रख देंगे चिन्ह सहित। तो 33 में से 11 जाएंगे, उधर x भी है इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 33 में से 11 जाएंगे 22 बचेंगे, 22/40 बचेगा, उधर x बचेगा। इसको 2 से काट सकते हैं 11 बार, इसको 2 से काटेंगे तो 20 बार ये कटेगा। तो इसका आंसर 11/20 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है और बाकी तो किसी भी क्वेश्चन में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फिर भी आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसको मैं ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर इसको समझेंगे तो आप समझने की कोशिश इसको अच्छे से कीजिए। एक दुकानदार ने 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए में 4 की दर से बेचता है। 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी टॉफी बेचता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं एक टॉफी की कीमत निकालूंगा तो 5 टॉफी टी लिख देता हूँ। 5 टॉफी आपको 1 रुपए की मिलती है। तो जब हम 1 का मान निकालते हैं तो 1/5 आएगा, 1/5 रुपया। तो एक टॉफी आपको 1/5 रुपए की मिलेगी। ये इसने खरीदी मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद बिल्कुल ध्यान से बने रहिए। फिर ये 4 टॉफी 1 रुपए की बेचेगा। तो एक टॉफी कितने रुपए की बेचेगा बच्चों? 1/4 रुपए की बेचेगा। ये आया इसका एसपी। और हमें प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट कितना दिया गया है बच्चों? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। प्रॉफिट दिया गया है 125 रुपए का। तो जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हमको क्या करना होता है कि एसपी में से सीपी घटाना होता है। तो एसपी में से सीपी में घटाऊंगा। आप इस तरह से करेंगे तो प्रॉफिट कितना आया? 125 रुपए का। ठीक है, यहाँ पर आप एक्स भी मान सकते हो कि इसमें लिखा कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है। तो टॉफियों की संख्या बतानी है। तो मान के चले एक टॉफी की कीमत इतनी है, तो मैं मान के चला हूं टॉफियों की संख्या n है। तो n टॉफी की कितनी होगी? तो मुझे इसमें n से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको n से, यहाँ देखिए बच्चों इस तरह से आप समझिए, ये एक टॉफी की कीमत आप जितनी की भी निकालेंगे, मैंने माना कितनी टॉफी मान लूंगा? मैं टॉफी मान लूंगा n। तो मैं मानता हूं कि टॉफी n है तो n टॉफी की कीमत आएगी n/5 और यहाँ पर n टॉफी की कीमत कितनी आएगी? n/4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर n/5 n/4 लिखेंगे। इसमें से घटाना तो एलसीएम यहाँ पर आएगा 20, 5n आएगा बच्चों, माइनस 5 चौक 20, 4n आएगा बच्चों, 125 हो जाएगा। उधर 5 में से 4 जाएगा तो n ही बचेगा और ये जो भाग है वो उधर जाके 125 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। हम देखते हैं जब 125 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 250 आता है और 1 0 हमारी ऐसे ही रहेगी। तो हमारे टॉफियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 125। तो आपको उम्मीद है समझ आएगा। आप ध्यान से देख लीजिए इसको। मैं यहाँ पर आपको इस तरह से कोशिश करता हूँ ये अच्छे से दिख जाए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1225। आप इसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं क्योंकि ये अलग पेज पे हमने किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं यहाँ आपको अगले क्वेश्चन को भी बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन को इधर रख दिया है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को नोट कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 47,
एक वर्गाकार पार्क 50 मीटर है। तो अब ध्यान से देखिए, वर्गाकार पार्क बना लेता हूं जिससे आप इसको समझने में आसानी रहे। ये 50 मीटर है तो ये 50 मीटर और ये भी 50 मीटर वर्गाकार है, तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसके अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया, मतलब इधर से 2.5 मीटर और इधर से भी 2.5 मीटर। तो ये मैं इस तरह से बना लेता हूं। अब ये इधर भी 2.5 मीटर है और इधर भी 2.5 मीटर है, इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5 मीटर है। तो ये पूछ रहा है इस पथ को समतल करने पर, इस पथ की बात कर रहे हैं बच्चों। मैं इसको ऐसे बना देता हूं जिससे आप समझ जाओ कि किस पथ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, करने पर ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए का व्यय होगा। तो पहले मुझे व्यय निकालने के लिए इस पथ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे बड़ी आकृति में से इस छोटे वर्ग को घटाना पड़ेगा, और छोटे वर्ग को घटाने के लिए मुझे छोटे वर्ग की भुजाएं चाहिए होंगी। तो भुजाएं देखिए कैसे निकालेंगे। ये बच्चों 50 है, ये 2.5 चौड़ा है, ये 2.5 चौड़ा है, तो 5 हो गया। तो 5 घटेगा तो ये कितना, अंदर वाला कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। मैं आपको इस तरह से यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 40, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और उधर से भी ये 2.5 चौड़ा है, इधर से भी चौड़ा है 2.5, तो ये भी 45 हो जाएगा। मतलब अंदर वाले की भुजा हो जाएगी 45 और बाहर वाले की हो जाएगी 50। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे बड़ी आकृति का, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, मतलब 50 गुना 50 करेंगे। 50 और 50 की गुना हम देखते हैं यहाँ पर आ जाएगी 2500। फिर 45 और 45 की जब हम गुना करते हैं बच्चों, क्योंकि ये 45 और 45 है, तो 45 और 45 की गुना आएगी आपकी, जब अंदर वाली का निकालेंगे तो मैं आपको दिखा दूं, आप यहाँ देख लीजिए बच्चों। जब हम 45 गुना 45 करते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूं वरना टाइम लग जाएगा। तो 45 और 45 की गुना आती है 2475। ठीक है, 45 और 45 की गुना कितनी आ जाएगी बच्चों, 2400, नहीं नहीं नहीं, 2475 नहीं आएगी बच्चों। 45 और 45 की गुना आएगी 3025, 3025। बच्चों एक काम करते हैं कि 45 और 45 की गुना ही कर लेते हैं, कभी गड़बड़ हो जाए। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और 2 18। तो 5 2 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 1 और 1 2, तो 2025 आएगा। तो जब मैं इसमें से 2025 इसमें से घटाता हूं, तो देखिए यहाँ से यहाँ लेंगे 5 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, ये 7 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो 475 आ जाएगा, 475 मीटर स्क्वायर। ये अंदर वाले का जो सड़क का एरिया जो है, जो चौड़ी रोड बनाई है, उसका एरिया कितना आ गया, 4775। तो आप यहाँ देखिए, 1 मीटर स्क्वायर को जब हम समतल करेंगे तो 10 रुपए लगेंगे। तो जब हम 475 को करेंगे तो 475 से हमें गुना करनी पड़ेगी, 475 मीटर स्क्वायर आया, तो 475 गुना 10 करेंगे तो इसमें 10 ऐड हो जाएगा, मतलब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर ये वाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4750 आएगा। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे, कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन टीना, इसको मैं यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जिससे हम थोड़ा सा यहाँ स्पेस बचा पाए। चलिए मैं आपको यहाँ पे भाई बता दूंगा, यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ जिससे आपको ये आसानी से पता चल जाए क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर हम करेंगे। टीना ने एक स्कूटर इतने रुपए में खरीदा, उसने इतने रुपए मरम्मत के किए। तो देखो ये सीपी दिया गया है, लेकिन अगर हम उस पर मरम्मत में भी खर्च करते हैं तो सीपी को हम मानते हैं मरम्मत प्लस जो उसने हमें खरीदा। तो इसने खरीदा कितना था, ये 55,000 रुपए का, और मरम्मत पे लगा इसमें 3400 रुपए बच्चों। तो टोटल को जोड़ेंगे तब जाके सीपी बनेगा। 0 0 4 5 और 3 8, 5800 रुपए का इसने खरीदा, मतलब ये सीपी दिया गया है। उसके बाद बेचा कितने का बच्चों, 56,000 रुपए का, 56,030 रुपए का, ये इतने रुपए का बेचा, तो एसपी है। अब हमें बताना है कि उसका लाभ बताना है। ठीक है बच्चों, लाभ या हानि, उसका लाभ या हानि। तो देखिए खरीदा ज्यादा का है, बेचा कम का है, तो जाहिर सी बात है हानि हुई होगी। तो जब हम इसमें से इसे घटाएंगे कितने की हानि हुई है पता चल जाएगा। हानि को निकालते हैं, सीपी में से एसपी को घटा के, तो 0 से 0 जाएगी, 10 में से 3 जाएंगे 7, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 6 जाएंगे 2, तो 2370 रुपए की हानि हुई, मतलब हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसे देखिए कितने आसान तरीके से बच्चों हम करा रहे हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 49, यहाँ पर करेंगे बच्चों 49 क्वेश्चन को सरल करना है। तो सबके नीचे 22 है, तो मुझे पता है
नीचे 22 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 22 ही आ जाएगा एलसीएम, ये तो आप जानते ही होंगे, मुझे पता है। तो अगर नीचे वाली संख्या एक जैसी हो तो जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, जो चिन्ह है वो बीच में लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसे करेंगे। अब देखिए जो प्लस वाले उन्हें जोड़ेंगे, जो माइनस वाले उन्हें घटाएंगे। तो प्लस वालों को जोड़ता हूँ, 7 5 12, 12 और 9 21 हो जाएगा। 21 में से जाएंगे 4, क्योंकि -3 और -1 भी जुड़ेगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे। तो ये आएगा 17/22। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, 17/22 वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इस मतलब 50 इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। 4 में से एक जाएगा। सबसे पहले हम जानते होंगे बोर्ड मास के हिसाब से जो रेखीय ब्रैकेट उसको हल करते हैं, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मंजिला ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। तो सबसे पहले जब रेखीय ब्रैकेट को हल करेंगे तो 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा, 3 जाएगा, 5 में से 2 बचेगा। तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा 8 -18 -16, ये इस तरह से है माइनस अभी मैंने बताया था 3, और 3 जाएगा इसमें से तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए 4 में से एक गया 3, 3 चला गया 5 में से, तो बचेगा 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा। ठीक है, 16 में से 2 जाएंगे 14 बचेगा, और 14 18 में से जाएंगे तो 4 बचेगा, और 8 4 में से जाएंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बेहद आसान हो सकता है, हम इसको ध्यान से समझाएंगे तो आपको समझ आएगा। ये सवाल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 20.0925। ठीक है, सॉरी ब्लर हो गया था। बटे दशमलव हटाएंगे तो जितने अंक होते हैं उसके एक के पीछे उतनी जीरो लगाते हैं। 4 अंक है तो एक के पीछे 4 जीरो लगाए, दशमलव हमारी हट गई। अब जब हम इसे काटते हैं तो ये कटेगा, जितने ये कट जाएगा 25 से, या 5 से भी काटोगे तो 5 से भी कट जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि काट कर ये इतना आएगा। अगर आपको नहीं काटना आता है तो आप मेरे साथ ध्यान से देखिए, मैं इसको काट देता हूँ। 25 चौका 100, 25 0 0, 25 0 0, 400 आ गया। ये देखिए 20 पे नहीं चलेगा तो 25 अट्ठे 200 आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 पर नहीं चलेगा, अगला अंक उतारेंगे तो एक जीरो बढ़ाते हैं, 25 3 75 होगा। ठीक है, बचेंगे कितने, 75। 92 में से 75 को घटाएंगे तो आपके ये बचेंगे 17। तो 25 7 175 हो जाएगा। तो 8037/400 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए इसको समझते हैं ध्यान से, बहुत आसान तरीके से मैं इसको समझाता हूँ, आप आराम से समझ जाओगे। छोटा सा सवाल है, करे भी नहीं समझ जाओगे इसमें, देखते देखते ही, पर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, और फिर 15 मिनट तक पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा, मतलब पहुंच गया। ध्यान से देखिए बच्चों, वहां 3 घंटे 20 मिनट रुका और शाम 3:30 अपने घर पर वापस आ गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, वापस जो आया उसे कितना समय लगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कितना समय लगा। देखिए 9 बजे चला था और 3:30 बजे पहुंचा, तो इसे 6.5 घंटे लगे, मतलब 6 घंटे 30 मिनट में यहाँ पर इस तरह से ऐसे लिख देता हूँ, 6 घंटे 30 मिनट इसको लगे। ये बात आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर जो है कि कितना ये जाने में इसने समय व्यर्थ किया और कितना ये रुका। तो 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, तो हो गया 1 घंटा 15 मिनट, फिर 15 मिनट फिर चला तो 1 घंटा 30 मिनट हो गया टोटल। 1 घंटा 30 मिनट ये रुका, मतलब पहुंचा, फिर 3 घंटा ये रुका। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचा, 3 घंटा और 20 मिनट ये रुका, तो इसने टोटल टाइम जो लगाया 4 घंटे 50 मिनट लगाई। इस टाइम में से इतना टाइम लग चुका है। तो जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना टाइम इसने आने में वेस्ट किया है। तो देखिए जब 6:30 में से हम 4:50 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो मैं 6 का 1 घंटा इधर ले लूंगा, तो ये बन जाएगा 5 घंटा 90 मिनट। और यहाँ पर है हमारे पास 4 घंटा 50 मिनट, तो इसे घटाएंगे 0 4 1, तो 1 घंटा 40 मिनट उसको लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 300 ml की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल द्रव है।
300 ml की एक बोतल है, 17 बोतल कितने की बनेगी? तो 17 को 30 से 300 से गुना करेंगे तो 17 तो 51 हो जाएगा। 2 जीरो हमें ऐसे ही लगानी पड़ेगी। फिर 130 ml की 30 है तो 13 39 हो जाएगा। फिर 2 जीरो हमारी ऐसे आ जाएगी। तो टोटली हमारे पास जी 10 और 5 18 1 9 9000 ml हो गया। अब आप ध्यान से देखिए 1000 ml में 1 लीटर होता है, तो 9000 ml में कितने लीटर होंगे? 1000 से भाग करेंगे तो हमारे पास 9 लीटर आंसर आ जाएगा। देखिए इसको करने का एक आसान तरीका बताता हूं मैं। जब हम जोड़ेंगे ये तो हमें पता चल गया कि 3 पॉइंट कुछ आएगा। अब ये देखना है कि कितना आएगा, तो सबसे लास्ट वाले को देखिए और देखिए दशमलव किस स्थान पर लगेगी। तो दशमलव यहाँ देखेंगे किस स्थान पर लगेगी, तो नीचे के जीरो गिनने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव आएगी। तो आप देखिए 6 अंक बाद सभी में दशमलव दी गई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से जोड़ सकते हैं। मैं देखता हूं इसको जोड़ के और आपको बताता हूं। वैसे आपका इसका आंसर आएगा यही, लेकिन फिर भी हम जोड़ लेते हैं। 3 दशमलव, इसके दशमलव बाद लगा दी, ये 3 दशमलव सॉरी 0.2 बाद 2 जीरो लगेंगी ना, सॉरी 2 अंक बाद लगेगी दशमलव, तो 2 अंक बाद लग गई। फिर दशमलव 3 है तो 1 2 3, फिर कितनी है? 6 है, 1 2 3 4 5 6। जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखना पड़ता है। इधर सबके आगे एक एक जीरो बढ़ाएंगे, तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। जीरो, 2 बार जीरो आएगी, ध्यान रखें बच्चों। फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर यहाँ जीरो आएगी, फिर ये 3 आ जाएगा। तो 3.03300 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रश्न छोटा सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। भाग के प्रश्न में भाजक इतना, भागफल इतना और शेषफल इतना है, तो भाज्य बताना है। तो आपको एक थ्योरम याद रखनी होती है या एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो भाज्य आपको मिल जाएगा। मतलब भाजक की और भागफल की गुना करनी है और शेषफल उसमें जोड़ना है। तो भाजक और भागफल की गुना करनी है, तो मैं आपको गुना भी यहीं करके दिखा देता हूं। यहाँ 16, ठीक है। तो 16 कम 16 हासिल लगा 1, 16 पंजे 80 और 1 81, तो 816 बना। प्लस 27 जोड़ना है, शेषफल को जोड़ना है, प्लस जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 8 का 88, तो 843 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ये आप देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड एक सभी में होता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए। अब आप बच्चों इसको देखते हैं, ठीक है। जब आप इसको हम जोड़ेंगे तो 1 दशमलव ऐसे जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए दशमलव के नीचे दशमलव रखनी है हमें, तो इसकी 1.01 आगे ये ध्यान से देखिए 1.001, फिर 0.01, फिर 11 आया बच्चों 0.01, फिर आया 111.1001, ठीक है। तो ये एक ऐसे आएगा, फिर अगले वाला एक आ जाएगा, फिर 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 दशमलव ऐसे ही लगा देंगे, 1 2 3 4 5 5 ऐसा आएगा, 1 और 1 2, 125 दशमलव इतना आ जाएगा। तो 125.2311 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको उम्मीद नहीं होगी बच्चों, लेकिन आप विश्वास करना, इस तरह का सवाल मैंने अभी जब पेपर हुआ था उससे 4 दिन पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाली थी। हूबहू सवाल उसमें ये दिया गया है और हमने उसे आसानी से कराया है। ये जो हमने अभी डाली थी सिर्फ उसमें हमने 5 सवाल डाले हैं, 5 में से 3 सवाल हूबहू आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपकी तैयारी एकदम बेहतर बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको आसान तरीके से समझने का तरीका यह है कि जो सवाल में दिया गया है उसको लिखता हूँ। भाग के निशान 1.25, इसको दिया गया है 75 45.6। इतनी आपको समझ आ गई होगी। आगे जो सवाल में पूछा गया उसको भी लिखते हैं। 9432/12.5, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो इस सवाल को करने का तरीका बच्चों ये होता है, जो सवाल में दिया गया है ना और जो पूछा गया है, तो जिसको पूछा गया है उसे हम ऐसा बनाएंगे जो सवाल में दिया गया है और फिर उसकी वैल्यू उठा के वहां रख देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसमें कोई दशमलव नहीं है लेकिन इसमें दशमलव है, तो मुझे पता है कि जब मैं इसकी दशमलव हटाऊंगा तो मुझे 3 अंक तक आगे ले जानी पड़ेगी। तो
1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और ये रूल होता है कि अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें 1 के बाद दशमलव, इसमें 2 के बाद दशमलव, तो मुझे पता है कि अगर दशमलव इधर ले जानी है तो भाग करना पड़ेगा, और अगर भाग किया है तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी 10 से, ठीक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो दशमलव है इसे इधर ले जाएगा 10 से, और ये बन जाएगा आपका जो गुना में क्या है दशमलव, 3 अंक इधर जाएगी और नीचे से एक आधा अंक इधर आएगी। लेकिन हमारे पास अभी ये इससे बना हमारा पूरा 9432, और इससे बना 1.25, और बटे में हमारा आ जाएगा 1/1 के पीछे 4 जीरो, ठीक है। अब आप देखिए जो हमारा ये पोर्शन है ये ऊपर के जैसा है, तो हम इसको उसी तरह से लिखेंगे 7545.6, बटा में हमारे पास 1 के पीछे 4 जीरो हैं। इन 4 जीरो को हम भाग करेंगे तो दशमलव 4 अंक लेफ्ट की तरफ को खिसकेगी, तो दशमलव 0.7 के आसपास आ जाएगी, सॉरी 0.7 के पास आ जाएगी, तो भी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 90 का गुणनखंड। तो 90 को लिखेंगे, 90 हमें पता है कि ये हमारा 59वां सवाल 2 से डिवाइड होगा, 45 बार कटता है। 45 हमारा 2 से नहीं 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से 15 बार कटेगा। 15 हमारा फिर 3 से कटेगा 5 बार, और 5 कटता है 1 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी अपनी पिछले वाली जो प्रैक्टिस सेट के 5 क्वेश्चन डाले थे उसमें भी कराया था, और ये बताया था कि इस तरह क्वेश्चन आएंगे, और हमने कम से कम 5 के 5 क्वेश्चन ऐसे कराए जो पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन लगातार एक जैसे मिल गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो संख्या दी गई है उनको लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि जब हम किसी भी संख्या को बनाते हैं बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले बड़ा अंक रखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और छोटी बनाते समय एक चीज याद रखेंगे कि जब जीरो होगी तो जीरो को दूसरे नंबर पर रखते हैं, बाकी सब उससे पहले वाले को रखते हैं। तो 2047 मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटी बनाने के लिए। अब घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ दशमलव धाई लेंगे तो 11 में से 4 जाएंगे 7 आएगा, 3 ऐसे ही बचेगा, और यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिए जब छोटी संख्या बनाते हैं तो जीरो को दूसरे नंबर रखते हैं और छोटे अंकों से बड़े की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप, इस तरह से हमने ये मैथ का पोर्शन किया है आसानी से। अब चलते हैं इंग्लिश के पोर्शन की तरफ। इंग्लिश में ये पैराग्राफ दे गए हैं, तो आप पैराग्राफ को आसानी से पढ़ लें। हम टाइम बचाने के लिए यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर बताएंगे। पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लीजिए, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप पढ़ के इसे आंसर देने की कोशिश करेंगे तो हम डायरेक्ट इसके आंसर बताते हैं। तो इसमें स्पेस दिया गया है, तो स्पेस में उपयोगी आपका सबसे स्पेस कृतियां हैं, तो उपयोगी जो पुस्तकें होती हैं सबसे उपयोगी कृतियां होती हैं। उसके बाद ये यहाँ पर बची रह सकी क्योंकि उनमें, तो ये महान विचार आ जाएगा, ठीक है। 62 के में आप देखोगे तो ऊपर भी दिया गया है, पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया कि अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी क्योंकि उन्होंने, इसमें महान विचार उनमें है, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, अनुचित का समानार्थी, अनुचित होता है जो उचित ना हो, तो अनुपयुक्त इसका समानार्थी हो जाएगा। ये नहीं होंगे, बाकी क्या अनुपयुक्त हो जाएगा। आगे, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे, खाली स्पेस है, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायताएं करती हैं। अनुच्छेद में डहना, डहना मतलब ढेर होना या बिखर जाना, तो इसका समानार्थी बिखर जाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, थका, आप जानते हो थका का मतलब ये नहीं होंगे, बाकी के 3 निढाल हो जाएगा। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं। अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता। जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। खतरनाक का विपरीत सुरक्षित होता है। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये इसका सही नहीं है। चलिए अगली की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, यह अनुच्छेद किसके बारे में है, तो मकड़ी के जाले का महत्व बताता है, इसके बारे में यह है, तो मकड़ी का जाला आ जाएगा। आप इसको पढ़कर भी ध्यान से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, तो वे जल ढूंढते हैं, ये सही नहीं है। फंसा, समानार्थी जो फंसा हुआ उसका सामान चिपका हुआ।
मकड़ियों कैसे जान लेती है कि जाल में कुछ फंस गया है? तो वे बहुत अनुभवी होती हैं या अनुभव करती हैं। ठीक है। अनुच्छेद में के अंतिम वाक्य में उपयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। अस्तित्व का मतलब होता है जीवित रहना। सुनहरा बाज अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मादा सुनहरे बाज को बड़े आकार से पहचाना जा सकता है। घोंसला बनाने में इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? खुला क्षेत्र। शानदार के समानार्थ वाला शब्द कौन सा है? तो शानदार का मतलब भव्य हो जाएगा। और नीचे अंतिम प्रश्न, कौन सा विशाल का विलोम नहीं है? विशाल होता है बड़ा, तो जो विलोम ना हो तो विस्तृत भी बड़ा होता है, तो विस्तृत हो जाएगा इसका। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने क्वेश्चन आपके कितने बने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारी कट ऑफ वाली वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। धन्यवाद।